तो गुड आफ्टरनून ऑल, वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। कल भी हम लोगों ने इस तरीके के एमसीक्यूज सॉल्व किए थे जो कि पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? द मेन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हड़प्पन कल्चर इज। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सब। सभी लोग डी बता रहे हैं। चलिए इससे रिलेटेड हम थोड़े से फैक्ट समझते हैं। सबसे पहले हड़प्पन सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता के संबंध अनेक पुरस्थलों के पुराशेव की हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। मतलब द स्क्रिप्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज नॉट बीन डेसिपेटेड yet, hence the only the antiquities found from many archaeological sites associated with the civilization throw light on the specific element of the Harappan culture। मतलब कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे, मतलब को जो हमको बोल सकते हो कि एंटिक्विटीज मिली हैं। एंटिक्विटीज मतलब कि जो साक्ष्य मिले हैं, किसके कारण मिले हैं? आर्कियोलॉजी के कारण मिले हैं। किसके कारण मिले हैं? तो हमारा इसमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए? जो भी पुरातत्व खुदाई के कारण हमको जो भी सारी चीजें देखने को मिली है वो हमको किसके सोर्सेस को बताती है? हड़प्पन संस्कृति के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये चीज क्लियर हुई सबको? तो हमारा सही आंसर क्या है? आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, कि जो खुदाई करी गई है पुरातत्व लोगों के कारण। ये चीज क्लियर हुई? समझ में आया क्वेश्चन? तो हमारा सही आंसर क्या है? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। तो जिन लोगों ने सी आंसर दिया था वो सही है। मोनिका साहू, ठाकुर उदय जादौन, शिवानगी, इन लोगों के सही आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच कलर वॉज जनरली यूज्ड ऑन द पोएट्री इन हड़प्पा। मतलब कि मिट्टी के बर्तन जो हमको हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिले हैं देखने को, उनका कलर क्या होता था या उस टाइम पे किस कलर का प्रयोग किया जाता था? तो हम सारे के सारे आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। ज्यादातर लोग ए बता रहे हैं, लाल। कल हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा था, कुछ चीजें हम लोगों ने पॉइंट आउट की थी। चलिए एक बार और उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इन द अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, इन द अर्ली In the early Harappan civilization, a foot-powered wheel was used. Foot-powered wheel मतलब कि पहले मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते थे? एक चक्र को घुमाना पड़ता था। उस चक्र से आज भी आपके टाइम पे आप देखोगे तो कुम्हार कैसे बनाते हैं? एक पहिए को घुमाते हैं और उसके ऊपर कलाकारी देते हैं अपनी मिट्टी की। तो उस टाइम पे जो भी वो आपका चक्र था या व्हील था, उसको कैसे चलाया जाता था? पैरों के कारण चलाया जाता था। पर जब हमारी सभ्यता बोल सकते हो कि मतलब विस्तृत होना स्टार्ट हुई, जब उनमें मैच्योरिटी आना स्टार्ट हुई, तो वही व्हील को वो किससे चलाना स्टार्ट कर दिया? उन लोगों ने हाथों से चलाना स्टार्ट कर दिया था। ये चीज क्लियर हुई? अगर पहले की बात करोगे तो सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग मिट्टी के बर्तन कैसे बनाया करते थे? पैरों से उस चक्कर मतलब उस व्हील को घुमाते थे।
ठीक है, पर वही चीज बाद में आके जब उनमें मैच्योरिटी आई, उस चीज को जब वो व्हील को किससे घुमाना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने, हाथों से। क्यों करने लगा? क्योंकि वो एक तरीके से क्या है, उनका मतलब कि व्यवसाय का एक तरीका है, तो वो व्यवसाय का अपमान तो नहीं कर सकते ना पैर से उस चीज को बनाना। जैसे कि हमारी किताब है, तो हम किताब को पढ़ते हैं ना, उससे हमको विद्या अर्जित होती है, तो क्या हम अपने पैरों में अगर वो गिर जाता तो पैर नहीं छूते हैं क्या? उनको कभी अपने पैरों में रखते हैं क्या? ये चीज क्लियर हो गई। तो वो भी एक तरीके का उनका व्यवहार का बोल सकते हो कि वो उससे व्यापार करते हैं, उस चीज को बनाते हैं, उस चीज को बेचते हैं, उससे उनका पेट बोल सकते हैं कि उससे उनका पेट भरता है। ये चीज क्लियर हो गई। तो जैसे सभ्यता बोल सकते हैं कि मैच्योर होना स्टार्ट हुई, तो उस व्हील को पैरों के अला मतलब पैरों से छोड़ के हाथों से बनाना उन्होंने शुरू करा। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद क्या बताया, मतलब कि अगर आप बात करो कि उनकी डिजाइन के बेसिस पे उन लोगों ने क्या करके रखा था, दो चीजों में उसको बांट के रखा था। दो तरीके के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। कैसे बनाए जाते थे? एक वो जिनमें कोई डिजाइन नहीं होती थी, जो कोई बिना डिजाइन के हुआ करते थे, ठीक है, कि इसके ऊपर कोई भी चित्र बने नहीं होंगे, सिंपल से होगा जो आपका मिट्टी का घड़ा या मिट्टी के बर्तन। और दूसरी ऐसी डिजाइन हुआ करती थी जिसपे चित्र बनाए जाते थे, चित्र मिट भांड रहते थे वहां पे। ये चीज क्लियर हो गई कि जो भी हमारे मिट्टी के बर्तन है उसके ऊपर पहले पुताई की जाएगी, उस पुताई के ऊपर भी वो लोग उससे चित्रकारी करते थे, कुछ ना कुछ चीजें बनाते थे। आज के टाइम पे आप देखोगे तो दो तरीके के मटके आपको देखने को मिल जाएंगे बाजार में, एक सिंपल सा रहता है और एक के ऊपर कुछ ना कुछ आपसे बोल सकते हो कि रंगोली टाइप की बनी रहती है, कुछ चित्रकारी रहती है। आज भी हमको देखने को मिलता है ना बाजार में। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आया। अब उनका बनाने का तरीका समझते हैं हम लोग। क्या बनाने का तरीका है? मित्र भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत को मिश्रित किया जाता था। मिट्टी में क्या मिलाते थे वो लोग? रेत को मिलाते थे। मिट्टी में क्या मिलाते थे? रेत को मिलाते थे। और जब मिट्टी और रेत के मिक्सचर को जब वो तपाते थे, या उसको पक्का बनाने के लिए उसको जलाना पड़ेगा, उसको तपाना पड़ेगा आग में, तो उसका कलर कैसा हो जाता था? हल्के भूरे रंग का हो जाता था। कैसा हो जाता था? हल्के भूरे रंग का हो जाता था। इसके बाद फिर वो ऊपरी हिस्से पे किस कलर से उसकी बोल सकते हो किस कलर से पेंट करते थे, किस कलर से पोतते थे? लाल कलर से क्या करते थे? पोतते थे। ये चीज क्लियर हुई। सबसे पहले रेत, मिट्टी में रेत मिलाई, उसको मिलाने के बाद उसको पकाया, पकाने के बाद उसका कलर कैसा हो जाता था? हल्के भूरे लाल रंग का हो जाता था। और इसके बाद फिर वो ऊपरी हिस्से पे किसकी पुताई करते थे, किस तरीके से पोतते थे? लाल कलर से। और जो भी चित्रकारी वो लोग करते थे वो किस कलर से करते थे? काले कलर से करते थे। ये चीज क्लियर हो गई। निचले हिस्से में जो भी आपका रंग यूज करते थे मतलब चित्र बनाने के लिए, वो कलर कौन सा था? काला था। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि विच कलर वॉज जनरली यूज ऑन द पोट्री इन द हरप्पन सिविलाइजेशन, या हरप्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे जो भी मिट्टी के बर्तन हमको देखने को मिले या मृत भांड जो देखने को मिले, उनका कलर क्या होता था? तो कैसा कलर हुआ करता था? लाल कलर का। समझ में आ गया। हमारा आंसर क्या हो गया यहां से? रेड हो गया। तो जिन लोगों ने रेड आंसर दिया था वो सब सही है। समझ में आ गया यहां से, ये चीज क्लियर हो गई। हमने उसका प्रोसेस भी समझ लिया कि उस टाइम पे मिट्टी के बर्तनों को कैसे बनाया जाता था। क्लियर हो गया। यहां से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि अगर मिट्टी के उस टाइम पे जो मृत भांड बनाए जाते थे उसमें मिट्टी के साथ किसका प्रयोग किया जाता था, तो आपको पता होना चाहिए रेत का किया जाता था, सैंड का किया जाता था। ये चीज क्लियर हुई। ये हमारे पहले भी चीज है कि एक एमसीक्यू जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा क्या उद्देश्य है कि उस एमसीक्यू से लगभग रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व हो जाने चाहिए। क्लियर हो गई ये चीज, समझ में आ गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फॉल्स? कैसी है? फॉल्स है या असत्य है। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करा करो, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ा करो, आप कभी भी एग्जाम में बैठे हो तो उसको अंडरलाइन जरूर कर लिया करो। अगर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है? असत्य है। कभी कभी हमारी चीजों में गड़बड़ी हड़बड़ी में हम लोग उसको सत्य भी पढ़ लेते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। तो सबसे पहली चीज क्या बोली है कि इनमें से कौन सी बोल सकते हो कथन, जो कथन है वो असत्य है। ठीक है, तभी जल्दी जल्दी आंसर बताइए।
सभी लोग क्या बता रहे हैं? डी आंसर बता रहे हैं। लोग लोहे से परिचित नहीं थे, परिचित थे। चलिए हम लोग इनके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। क्या बोला है? द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। किस तरीके की सिविलाइजेशन थी? ब्रॉन्ज एज मतलब कि कांस्य युगीन की सभ्यता थी। कांस्य मतलब समझते हो? ब्रॉन्ज था। ये चीज क्लियर हुई? इससे हमको क्या समझ में आया कि ब्रॉन्ज एज थी तो मतलब उस टाइम पे किस तरीके का मेटल यूज किया जाता था? कांच का यूज किया जाता। कांच मतलब कि ब्रॉन्ज का यूज किया जाता था। तो क्या उस टाइम पे लोहे का मतलब यूज करना उन्होंने शुरुआत कर दी थी? नहीं की थी। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आ गया? चलो फिर भी इसके आगे हम समझ लेते हैं। सो एंड द पीपल वर नॉट फैमिलियर विद द आयरन। मतलब कि लोहे की उनके पास जानकारी नहीं थी कि लोहे को किस तरीके से यूज किया जाता, या उस टाइम पे लोहे का आविष्कार ही नहीं हुआ था। ये चीज क्लियर हो गई? इसके बाद वेयर एज द इंडस सिटीज हैड अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ ड्रेन्स एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। ड्रेन्स मतलब कि उस टाइम पे हमको नालियां देखने को भी मिलती थी। नालियां किस लिए? कि जो भी अगर ज्यादा पानी वहां पे बह रहा है तो नाली के थ्रू वो घर में ना घुसे और कहीं बाहर बोल सकते हो कि खेत में चला जाए या बाहर की तरफ निकल जाए। हमारे घर में भी हम नालियां क्यों बनाते हैं? घर में जो भी आपका ड्रेनेज सिस्टम क्यों बनाते हैं? कि हमारे इधर जो बर्त किचन में या आपके बोल सकते हैं कि वॉशरूम में जो भी पानी है वो पानी को निकलने के लिए रास्ता हो। तो उस टाइम पे भी लोग अगर घर में अगर ज्यादा पानी भर जाता है या पानी का यूज करने के लिए घर में नलियां बना मतलब नली बनाते थे, नालियां बनाते थे, ड्रेनेज बनाते थे। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज समझ में आ गया? तो उस टाइम पे हमको किस किस चीज के सिस्टम को देखने को मिलता है? सबसे पहली चीज नालियां देखने को मिलती है, ड्रेन्स देखने को मिलती है। व्यापार का मतलब का आप बोल सकते हो कि बहुत विकसित रूप में उस टाइम पे व्यापार किया जाता था। ये चीज क्लियर हो गई? ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में भी हमको उस टाइम पे देखने को मिलता है कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स था वो भी एडवांस स्टेज पे था, कि वहां पे जो भी व्यापार किया जाता था बहुत अच्छे तरीके से किया जाता था। एक देश से दूसरे देश या एक सभ्यता से दूसरे सभ्यता में भी हमारी चीजें पहुंचती थी। ये चीज क्लियर हो गई? इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं? एंड मैनी एविडेंसेस ऑफ वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वॉज फाउंड इन द सिद्धांतवा। एक सिद्धांतवा एक तरीके से बोल सकते हो कि एक मतलब बोल एक किताब है जिसमें हमको देखने को मिलता है कि मदर गॉडेस का भी हम लोग उस टाइम पे पूजा करते थे। ठीक है? ये चीज क्लियर हो गई? एंड विच प्रूव द मदर गॉडेस मस्ट हैव बीन वर्शिप। कि उस टाइम पे मदर वर्शिप मतलब कि बोल सकते हो कि माता की पूजा भी की जाती थी। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आ गया? तो हमारे ऑप्शंस क्या थे एक बार और देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज पहला ऑप्शन था नगरों में नालियों की व्यवस्था थी। ये पहला ऑप्शन हमारा सही है। मतलब हमने देखा वहां पे ड्रेन्स अच्छे मतलब ड्रेन्स प्रेजेंट था, मतलब नालियां हुआ करती थी नगरों में। ठीक है? फिर दूसरी चीज कि व्यापार भी और व्यवसाय भी उस टाइम पे अच्छी दिशा में था, विकसित दिशा में, मतलब उस टाइम पे बहुत विकास हो चुका था। किसके मामले में? व्यापार के मामले में, ट्रेड एंड कॉमर्स के मामले में। ठीक है? तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर आपकी बोल सकते हैं मृत देवी की उपासना भी की जाती थी। उस टाइम पे माता की पूजा भी की जाती थी। ये चीज क्लियर हो गई? तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? सही हो गया। अब चौथा ऑप्शन क्या बोलता है? कि लोग लोहे से परिचित थे। लोग लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित थे? ब्रॉन्ज से या कांच से। ये चीज क्लियर हो गई? तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? तो सही आंसर क्या हो गया हमारा? डी। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज समझ में आ गया? क्लियर है ये एमसीक्यू? इससे हमने सारी की सारी चीजें के बारे में पढ़ लिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हर एक ऑप्शन से आपका आंसर मतलब क्वेश्चन बन सकता है। जो भी आंसर हमने पढ़े हैं उन आंसर से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये चीज याद रखना। अगर नगर नालियों के बारे में याद रखो तो उस टाइम इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सी सिविलाइजेशन में या किस सिविलाइजेशन की किस साइट पे हमको ड्रेनेज या नालियां देखने को मिलती हैं। ये आपका काम है कि अब आप इसको और अपडेट करो, इस क्वेश्चन को और अपडेट बना के इसी चीज में जोड़ो कि नालियां हमको कौन सी साइट पे देखने को मिलती। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आ गई? फिर इसके बाद व्यापार और व्यवसाय की भी बात कर सकते हैं कि उस टाइम पे व्यापार किस तरीके से किया जाता था। तीसरा कि जो आपकी बोल सकते हो कि माता की भी पूजा उस टाइम पे हमको देखने को मिलती थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके हर ऑप्शन से बन सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आ गई सबको? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दादेरी इज अ लेटर हरप्पन आर्कियोलॉजिकल साइट।
ददेरी है वो हड़प्पन पुरस्थल में, मतलब बोल सकते हो कि किस स्टेट में है या किस राज्य में हमको देखने को मिलती है। जल्दी जल्दी आंसर करिए सब। ज्यादातर लोग डी बोल रहे हैं, कोई ए भी बोल रहा है, कोई बी भी बोल रहा है। तो हम यादव जी डबल डी भी बोल रहे हैं। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई यूपी बोल रहा है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ददेरी is a later archaeological site located near गोविंदगढ़ in लुधियाना डिस्ट्रिक्ट। कहां पे स्थित है? गोविंदगढ़ इन लुधियाना डिस्ट्रिक्ट। और हमको पता है कि लुधियाना जो है वो किस राज्य में आता है? पंजाब में आता है। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज समझ में आ गया? तो द दादेरी साइट बिलोंग्स टू द पेंटेड ग्रे वॉल पीरियड। किस चीज किधर किसको बिलोंग करती है ये? पेंटेड ग्रे वॉल पीरियड। ठीक है, या समझोगे तो ददेरी स्थल चित्रित धूसर म्रांड काल के संबंधित है। मतलब कि मृत भांड की बात करोगे तो उस टाइम पे हमको किस कलर की बारे में देखने को मिलता है? धूसर या ग्रे कलर के बारे में हमको देखने को मिलता है। ग्रे कलर मतलब कि उस टाइम पे जो मृत भांड हमको मिले थे या मिट्टी के बने हुए घड़े जो मिले थे वो किस कलर के हुआ करते थे? ग्रे कलर के हुआ करते थे या धूसर कलर के हुआ करते थे। और हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि ग्रे कलर के मृत भांड हमको किस सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं? आर्यन सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि उस टाइम पे द देरी में आर्यंस का आगमन हो चुका था। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आ गई? तो सबसे पहली चीज क्या बताया कि जो द देरी है वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स कहां देखने को मिलती है हमको? गोविंदगढ़ में देखने को मिलती है। गोविंदगढ़ एक गांव है जो कि किस जिले में आता है? लुधियाना जिले में आता है। और लुधियाना किस राज्य में आता है? पंजाब में आता है। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आया? फिर इसके बाद हमको वहां पे क्या देखने को मिलता है कि इस साइड पे या इस स्थल पे हमको दूसर मृत भांड को देखने को मिलते हैं कि इस टाइप उधर पे जो मिट्टी के बर्तन थे वो किस कलर के हुआ करते थे? ग्रे कलर के हुआ करते थे। और हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि ग्रे कलर के जो भी मृत भांड है वो आर्यन सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं, आर्यन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि आर्यों का आगमन का काल मतलब लगभग वो किस काल से बिलोंग करता है? आर्यनों के काल से, कि उस टाइम पे आर्यनों का आगमन हो चुका था यहां पर। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आ गया? इस तरीके से हमने ये दो क्वेश्चन बना लिए। तो सबसे पहली चीज की लोकेशन तो हमको पता करनी है, साथ में वो द देरी जो साइट है उसकी अचीवमेंट क्या है या उससे हमको क्या जानने को मिलता है। तो वहां पे हमको मृतबांड देखने को मिलते हैं। और नॉर्मल मृतबांड नहीं, लाल कलर के मृतबांड नहीं है। अगर लाल कलर के होते तो हम ये बता देते कि वो इंडस वैली से बिलोंग करते हैं या सिंधु घाटी से बिलोंग करते हैं। पर उनका कलर कैसा था? ग्रे कलर का था। तो इससे हमको समझ में आता है कि ये किसी और सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। और हमको पता है कि ग्रे कलर के मृतभांड कौन बनाता था? आर्यन सिविलाइजेशन के लोग बनाते थे, आर्यन लोग बनाते थे। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? तो इसका आंसर क्या होगा? पंजाब। ठीक है, जिन लोगों ने पंजाब बताया था वो सब सही है। प्रिंस सोनी, सोहम यादव, सही आंसर है इन लोगों का। हाँ, कुछ लोग बाद में आंसर मतलब
फैक्ट देखने के बाद आंसर दे रहे हैं। चले ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? क्या बोल रहे हैं? हड़प्पन सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब हमको मैच द फॉलोइंग करनी पड़ेगी लगभग, ठीक है? तो सबसे पहले जल्दी जल्दी आंसर बताइए। और इस क्वेश्चन से पहले लगभग हमको ये सारे के सारे जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन सब लोगों की फिलॉसफी भी हमको पता होनी पड़ेगी कि उनने क्या क्या फिलॉसफी दी थी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। ये चीज क्लियर हो गई? तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये चीज याद रखना कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है? कौन सा गलत स्टेटमेंट है। ज्यादातर लोग ए बता रहे हैं, राधिका रघुवंशी, शिवानगी, अंकुश यादव, अंशुल साहू, राजेश, आयुष योगी। चलिए सबसे पहली चीज हम लोग इसके फैक्ट समझ लेते हैं, ठीक है? तो क्या क्या फैक्ट्स हैं हमारे? सबसे पहली चीज, मैनी स्कॉलर्स हैव प्रेजेंटेड डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब कि बहुत सारे, मतलब कि जो हड़प्पन सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी क्या दी है, बोल सकते हैं कि अलग अलग राय दी है, या बोल सकते हो कि अलग अलग फिलोसफी दी है। ये चीज क्लियर हो गई? तो पहली फिलोसफी किसने दी है? E.J.H. मैके ने। क्या बोला उन्होंने? उनका बिलीफ ये था, उनका ये विश्वास था, बिलीव दैट द हड़प्पन सिविलाइजेशन ओरिजिनेटेड ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर। सुमेर मतलब कि सदन मेसोपोटामिया, जो कि सदन पार्ट है, जो दक्षिण पार्ट है, उसको वो लोग क्या बोलते थे? सुमेर बोलते थे। ये चीज क्लियर हो गई? तो क्या है हमारे, बोल सकते हो एक विद्वान है जिनका नाम क्या है? E.J.H. मैकॉय। मैकॉय ने क्या बोला कि जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन ओरिजिनेट हुआ था वो किसके कारण हुआ था? वेस्ट सुमेर के लोगों के माइग्रेशन के कारण। माइग्रेशन मतलब प्रवासन के कारण, की मतलब वो लोग वो सदन मेसोपोटामिया को छोड़ के वहां पे इंडस वैली की तरफ या हड़प्पा की तरफ जाना उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आया? दूसरे विद्वान के बारे में समझते हैं। सिमिलर टू दिस माइग्रेशन थ्योरी, कि मतलब कि जो प्रवसन की जो हमारी थ्योरीज है या सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में से एक और विद्वान है जिनका नाम क्या है? D.H. गार्डन। क्या नाम है उनका? उन्होंने क्या थ्योरी दी? उन्होंने क्या बताया आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के कारण? बताया D.H. किसने? गार्डन ने। और मार्टिनर व्हीलर ने। दोनों का क्या मानना था? बिलीव दैट द हड़प्पन सिविलाइजेशन ओरिजिनेटेड ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम वेस्टर्न एशिया। मतलब कि वेस्टर्न एशिया के, बोल सकते हैं कि दक्षिण एशिया के जो लोग हैं, उन लोगों ने वहां से अपना घर छोड़कर वो इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन में रहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है? ये सब इन लोगों को क्या क्या है? बिलीव्स हैं, मतलब कि फिलोसफीज हैं। नेक्स्ट फिलोसफी के बारे में देखते हैं। इन दिस कंटेंस्ट आमलाचंद घोष इज ऑफ द ओपिनियन दैट, उन्होंने क्या ओपिनियन बताया? कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इमर्ज्ड एज द रिजल्ट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब कि प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले के लोगों की मैच्योरिटी के कारण हमको हड़प्पा सिविलाइजेशन में इतने सारे डेवलपमेंट देखने को मिले, इतने सारे विकास देखने को मिले। ये चीज क्लियर हो गई? कि मतलब इनका ये मतलब था कि कोई भी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सभ्यता में लोगों ने विकास किया है, वो किसी और सिविलाइजेशन से सीख के नहीं किया है। पहले के लोगों ने, पहले के लोग जो हुए होंगे, उनकी गलतियों को सीखकर आगे वाली जनरेशन ने, आगे वाले मतलब वो सभ्यता के लोगों ने बाकी की चीजों में विकास किया। ये चीज क्लियर हो गई? तो इनकी मतलब कि कहीं से माइग्रेशन नहीं हुआ है, हमारे इधर की सभ्यता है, बस हम लोगों ने किससे सीखा है? हमारे पूर्वजों से सीखा। मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने उनसे पहले के पूर्वजों से सीखा। ये चीज क्लियर हो गई?
ये चीज समझ में आया। और बाकी के दो बात बोल सकते हो, फॉरेनर्स जो थे, हिस्टोरियंस जो थे, उन लोगों ने ये बताया कि बाहर की सिविलाइजेशन से आकर लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को बनाया था। ये चीज क्लियर हो गई। और लास्ट हमारा फिर स्टुअर्ट पिगॉट, फेयर सर्विस या जॉर्ज एफ स्कॉलर लाइक डेल्स एंड रफिक मुगल। अब यहाँ पे हमारे एमसीक्यू में दिया था उनका नाम आ गया। क्या नाम आ गया? रफिक मुगल का भी नाम आ गया। क्या बताया रफिक मुगल ने? एक्सेप्टेड द थ्योरी ऑफ लोकल ओरिजिन। लोकल ओरिजिन मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारी खुद की सभ्यता है, इंडिजीनियस है। ये चीज क्लियर हो गई कि हमारे इधर ही वो सिविलाइजेशन बनी थी, कहीं और से लोग नहीं आए थे सिविलाइजेशन बनाने के लिए, सभ्यता को बनाने के लिए। ये चीज क्लियर हो गई। और क्या बताया उन्होंने? एम रफीक मुगल बिलीव्स दैट, क्या बिलीव करते थे, उनकी क्या थ्योरी थी? दैट द हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन द हड़प्पा इन द रावी रिवर रीजन। ये चीज क्लियर हो गई कि वो कहां, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो कहां पे विकसित हुई थी? हमारी रावी रिवर के पास में, तट के पास में। ये चीज क्लियर हो गई। ये चीज क्लियर हो गई। रावी रिवर समझ में आया आप लोगों को? और उन्होंने क्या बताया था? और उन्होंने एक चीज का खंडन किया था, कि मतलब उस चीज को रिफ्यूज करा था। किस चीज को रिफ्यूज करा था? ओल्ड बिलीफ को। बाकी के सारे लोग बिलीव करते थे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसने क्या लिया है? इंस्पिरेशन ली है। किससे ली है? फ्रॉम द वेस्टर्न मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन। ये चीज क्लियर हो गई। उन्होंने क्या बताया कि एम रफीक मुगल का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा के पास में हुआ। ठीक है। और चीज उन्होंने क्या बताया? उन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया। जो पुरानी मान्यता चलती आ रही थी उस चीज का क्या किया उन्होंने? खंडन किया। और क्या बताया? कि हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी मेसोपोटामियन सभ्यता से प्रेरणा ली। इस चीज का क्या किया उन्होंने? बिल्कुल खंडन किया कि जो हमारी सिविलाइजेशन है उसने वेस्टर्न मेसोपोटामियन, जो दक्षिण मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है, उससे प्रेरणा ली है। ऐसा नहीं है। हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन ने किसी से भी प्रेरणा नहीं ली है। जो भी वो सभ्यता थी, जितना भी उन्होंने विकास किया, उन्होंने खुद की दम पर किया। कोई और इंसान बाहर से, कोई और बाहर का सिविलाइजेशन या सभ्यता का लोग हमको सिखाने के लिए नहीं आए थे। ये चीज क्लियर हो गई। ये चीज समझ में आया। तो हमारे ऑप्शंस क्या थे? सबसे पहली चीज कि आपका एम रफीक ने क्या बताया था? कि हड़प्पा सिविलाइजेशन ने मेसोपोटामियन सभ्यता से प्रेरणा ली। ये सही है या गलत है? गलत है। उन्होंने इस चीज का खंडन किया था। उनका ऐसा मानना था कि ये बात कैसी है? झूठी है। ये चीज क्लियर हो गई। तो हमारा कौन सा आंसर गलत हो गया? मतलब पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? ठीक है, क्योंकि हमको क्या बताना था? इनकरेक्ट बताना था, कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो यही वाली जोड़ी सही नहीं है। अगर यहीं पे अगर लिखा होता कि रफीक मुगल ने हड़प्पा सभ्यता सभ्यता ने मेसोपोटामियन सभ्यता से प्रेरणा ली, इस चीज का खंडन किया था, इस चीज को क्या किया था? रिफ्यूज करा था, इस स्टेटमेंट को, तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या होता? सही होता। ये चीज क्लियर हो गई। ये चीज समझ में आ गया। तो हमने जितने भी विद्वान थे उन विद्वानों की फिलॉसफी के बारे में समझ लिया कि किन किन फिलोसफर्स ने क्या क्या फिलॉसफी दी थी। क्लियर हुआ सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? फिर से मैच दी फॉलोइंग है। चलिए मैच करिए। एक तरफ है आपके प्राचीन स्थल और दूसरी तरफ है आपके पुरातत्व खोज, जो कि आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई हैं। बताइए लोथल में क्या हमको खोज देखने को मिली है? कालीबंगा में, धोलावीरा में और बनाबली में। सब लोग पहला बता रहे हैं। कोई सी भी बता रहा है, कोई डी भी बता रहा है। चलिए फैक्ट देखते हैं सबसे पहले हम लोग। क्या बोला उन्होंने? अमंग द साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन क्वेश्चन
एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मतलब समझते हो आप लोग क्या होता है? क्या होता है हमारा? गोदीवाड़ा। ठीक है, गोदीवाड़ा का मतलब समझते हो सभी लोग? क्या होता है डॉकयार्ड का मतलब? कि जो हमारे जहाज होते हैं या नाव होते हैं उनको मतलब जहां पे वो आती हैं, जब समुद्र से वो आएंगी तो एक जगह पे उनको रोकना पड़ेगा ना। ठीक है, तो एक तरीके का स्टेशन जो होता है जहां पे चीजों को उतारा, मतलब अगर उस जहाज में चीजें आई हैं तो उनको उतारना भी पड़ेगा। और किसी चीज को अगर हमको जहाज के थ्रू कहीं और भेजना है तो अपने सामान को वहां चढ़ाना भी पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गई? तो उस चीज को हमको डॉकयार्ड बोलते हैं। ठीक है, डॉकयार्ड मतलब कि शिप्स, और बोल सकते हो कि नाव के मतलब स्टेशन एक तरीके से, जहां पे वो हम वहां पे उनको रोकते हैं और रोकने के बाद उनमें सामान को उतारते हैं और चढ़ाते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? तो हमको क्या समझ में आता है कि जो भी अगर जो डॉकयार्ड होगा वो किसके पास में होगा? अगर नदी से, या बोल सकते हो कि जहाज और नाव का हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो लगभग समुद्र के पास में होगा ना। ठीक है, क्योंकि समुद्र होगा तभी तो नाव और आपकी जो जहाज है वो चलेंगे। तो समुद्र हमारा किस तरफ है? अरेबियन सी की तरफ। तो अरेबियन सी की तरफ हमको गुजरात देखने को मिलता है। और उस गुजरात में ऐसा कौन सी जगह है, मतलब वो बोल सकते हैं हड़प्पन साइड है जो कि हमको देखने को मिलती है? लोथल। तो मतलब हमको क्या समझ में आया कि जो डॉकयार्ड है वो हमको किस हड़प्पन साइड पे देखने को मिलते हैं? लोथल में। ये चीज क्लियर हो गई? तो थोड़ा सा हमको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। डॉकयार्ड की बात हो रही है तो डॉकयार्ड मतलब कि जहाज और नाव से रिलेटेड है। अगर जहाज और नाव है तो कहीं ना कहीं समुद्र भी होगा। तो वो समुद्र कौन सा था? अरेबियन सी। और उस अरेबियन सी ये बोल सकते हो तो गुजरात के आसपास का एरिया। और गुजरात में हमको कौन सी हड़प्पन साइट देखने को मिलती है? तो लोथल देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? तो क्या बोला हमारा? गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। कहां पर मिले हैं हमको? कहां पे मिले हैं? ठीक है, लोथल में देखने को मिले। और लोथल में भी अगर स्पेसिफिक बात करोगे, नियर द गल्फ ऑफ खंबर। कहां पर देखने को मिले हैं? गल्फ ऑफ खंबर में। इसके बाद राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घाघर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले हैं? जुटे हुए खेत के। ये चीज क्लियर हो गई? तो लोथल से हमको क्या मिला? गोदीवाड़ा मिला, डॉकयार्ड देखने को मिला। और वहीं पे अगर हम किसकी बात करें, कालीबंगा की बात करें, तो कालीबंगा से हमको क्या देखने को मिला? ये चीज क्लियर हो गई? जुते हुए खेत मिलने को मिले या प्लग्ड फील्ड देखने को मिला। ठीक है, जुते हुए खेत देखने को मिले या प्लग्ड फील्ड हमको देखने को मिले। वहीं पे हम बात करें गुजरात के धोलावीरा की, तो वहां से हमको क्या देखने को मिले? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला है। ये चीज समझ में आ गई? इंस्क्रिप्शन मिला है। कैसा इंस्क्रिप्शन मिला है? 10 चिन्ह वाला एक तरीके से बोल सकते हो वहां पे। ठीक है, उसी चिन्ह मतलब उस इंस्क्रिप्शन में 10 तरीके के अलग चिन्ह बने हुए थे एक ही इंस्क्रिप्शन पे। ये चीज क्लियर हुई? तो 10 चिन्हों वाला हमको शिलालेख कहां देखने को मिला है? धोलावीरा में देखने को मिला है। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज समझ में आ गई? इसके बाद हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी मिट्टी से बनी हुए हल्की की बोल सकते हो कि को मिला है हमको। बेसिकली हमको बनावली में क्या देखने को मिला है? पक्की मिट्टी से बनी हुई हल मिला है। ये चीज समझ में आ गया? प्लग्ड हल मिला है हमको देखने को। समझ में आ गया ये सारी चीज? अगर बोले तो अमंग द साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन क्वेश्चन एविडेंसेस ऑफ डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मतलब कि हमारा गोदीवाड़ा कहां देखने को मिले? लोथल में देखने को मिले। और लोथल किस बोल सकते खाड़ी के पास में है? बोल सकते हो गल्फ ऑफ खाम्बर के। और एविडेंसेस ऑफ प्लग्ड फील्ड। प्लग्ड फील्ड मतलब कि जुते हुए खेत का सबूत कहां पे मिलता है हमको? कालीबंगा में मिलता है। ठीक है, कालीबंगा किस रिवर के पास में है? घाघर नदी के पास में। इसके बाद हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान जो कि हमारे इसमें आता है। फिर इसके बाद अ लार्ज इंस्क्रिप्शन विथ 10 साइंस इन हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज बीन फाउंड इन धोलावीरा। मतलब कि एक इंस्क्रिप्शन है, एक शिलालेख है जिसपे क्या बने हुए हैं? 10 तरीके के चित्र बने हुए हैं। उस तरीके का शिलालेख हमको कहां देखने को मिलता है? धोलावीरा में देखने को मिलता है। ये चीज क्लियर हुई? तो ये सारी की सारी चीजों ने, और एक हमको पेड क्ले प्लो मतलब कि हल मिट्टी का, मतलब कि बोल सकते पक्की मिट्टी का हल हमको कहां देखने को मिला है? बनावली में देखने को मिला है।
ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गई। तो अगर हम ज्वाइन करने की कोशिश करें तो कैसे ज्वाइन करोगे? सबसे पहली चीज, लोथल में क्या मिला हम लोगों को? क्या मिला? ये चीज क्लियर हुई। इसके बाद हमको कालीबंगा में क्या देखने को मिले? जुता हुआ हल। ये चीज क्लियर हुई, समझ में आ गया। इसको हटा देते हैं अभी। इसके बाद धोलावीरा में हमको क्या देखने को मिला? लिपि देखने को मिली, जो कि 10 चिन्हों वाली आपका शिलालेख देखने को मिला। और वहीं पे हम लोग को बनावली में क्या देखने को मिली? मिट्टी के बारे। तो हमारा ऑप्शन क्या है? पहला आएगा 2, इसके बाद 1, 4 और 3। ये हमको किस ऑप्शन में देखने को मिलता है? बी में। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो गया? ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया सबको? हमने सबके बारे में, सब साइट्स के बारे में लगभग मेन मेन डिस्कवरीज या उनकी जो जो चीजें हमको मिली हैं, खोज हुई है, ये सारी की सारी चीजें हमने इसमें पढ़ ली। क्लियर है सबको? चलिए दूसरा है, फिर से मैच द फॉलोइंग है। चलिए, मैच द फॉलोइंग में हम लोगों को क्या कनेक्ट करना है? नदियों को करना है और हमारी जो साइट्स हैं उन सबको करना है। तो इस तरफ है हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागर अर्जुन, कोंडा, फिर पायथन। दूसरी तरफ है गोदावरी, रवि, गंगा और कृष्णा। ये तो सिंपल सा ही है, आप यहीं बता सकते हो। टू थ्री फोर वन। अंशुल साहू, सोहम प्रजापति। ज्यादातर लोग बी बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज, हमको हड़प्पा का पता है, अभी पढ़ा है कि हड़प्पा में कौन सी नदी देखने को मिलती है, ठीक है। और वहीं पे हस्तिनापुर की बात करोगे तो हस्तिनापुरम में क्या देखने को मिलता है? गंगा देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब पहला क्या हो गया हमारा? 2। फिर क्या हो गया? 3। इसके बाद कोई ऑप्शन दिख रहे हैं हमको? एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी की जरूरत भी नहीं है देखने की, हमारा डी। डी आंसर हमारा क्या है? सही है। पर बाकी की चीजें भी हमको पता होना जरूरी है कि आपका नागा अर्जुना कोंडा में हमको किस नदी के पास में देखने को मिलता है, तो वो हमारी है। ये चीज क्लियर हो गई। और हमारा जो है पैथन, जो है वो है, हमको कहां देखने को मिलता है? गोदावरी नदी के पास में, तट पे। ये चीज क्लियर हो गई। जब भी मैच द फॉलोइंग करो तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस करने की कोशिश करना जिनके बारे में आपको पता है। तो कुछ ना कुछ 4 में से 2 ऑप्शन तो आपके पॉइंट मतलब अलग हट जाएंगे, फिर बाकी के 2 ऑप्शन में से आप चूज कर सकते हो उसमें। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या था? 2 3 4 1। चलिए फिर से इसको मैच करिए। एक तरफ है आपके हड़प्पा पुनस्थल, दूसरी तरफ है स्टेट्स को इस बार हमको बहुत इजी दिया है। राज्य क्षेत्र को या भारत के राज्य में हमको बताना है कि वो किसको बिलोंग करती है। सभी लोग ज्यादातर ए बता रहे हैं। 3 2 4 1। सनोली शर्मा 3 2 4 1 बता रही हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे हम लोग। सबसे पहली चीज हम लोग अपोजिट साइड से देखते हैं, पहले राज्य को देखते हैं और राज्य से हम लोग जो साइड्स है उनको मैच करेंगे। तो हमको जो बालू है, वो बालू कहाँ देखने को मिलता है?
बालू कहाँ देखने को मिलता है हमको? हरियाणा में देखने को मिलता है। क्या, सॉरी उल्टा, पहला ऑप्शन क्या है हमारा? बालू। बालू कहाँ देखने को मिलता है हमको? ये चीज क्लियर हो गई। फिर वहीं पे हम लोग किसकी बात करते हैं? मांडा की। तो मांडा कहाँ देखने को मिलता है हमको? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो गया? 3, और दूसरा क्या हो गया? तो इससे हमारे कितने पॉइंट आउट हो गए? एक तो ये है ही नहीं, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, और दूसरा भी नहीं करता। हमारे पास कितने ऑप्शन बचे हैं अब? तो अब इन दो में से भी, मतलब बाकी के जो दो ऑप्शन है उनमें से भी हमको एक का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो हमने कोई किसी, मतलब एक पादरी या हुलास में से किसी को पता है किस में बिलोंग करते हैं? पादरी नहीं सुना होगा, पर हुलास जरूर हमारी बुक में बहुत जगह मेंशन है। जो हुलास है वो उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो अब हमारे लिए आंसर सही हो गया। अब अगला क्या हो गया? 1। तो अगला क्या बचा हमारा? बोल सकते कि पादरी। तो पादरी कहां पर मिलता है हमको? गुजरात में देखने को मिलता है। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया? तो जो सबसे पहले आपको आते हैं उनको मैच किया करो। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी सॉल्व हो सकते हैं। ऐसा नहीं है बहुत सी बार चारों को चार चीज हमको पता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जो सबसे पहली चीज हमको आ रही है उसको मैच करेंगे हम लोग। ये चीज क्लियर हो गई। तो हमारा आखिरी में पादरी बचा। तो पादरी कहां देखने को मिलता है हम लोगों को? गुजरात में। तो क्या हो गया हमारा? 3214। क्या है 3214? मतलब ए हमारा सही आंसर है। क्लियर हो गया सबको? ये चीज समझ में आ गई कि सबसे पहले आप राज्य को देख लो और साइट्स के बारे में आप लोग बता सकते हो कि किस राज्य में कौन सी साइट, हड़प्पन साइट हमको देखने को मिली है। क्लियर हो गया सबको? सही। इसमें थोड़ा गलत बता दिया, उसमें सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द अराइवल ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया? मतलब कि क्रोनोलॉजी बतानी है, कि हमको क्रम बताना है कि सबसे पहले चीज कौन कौन सी आई है। तो सभी आंसर दीजिए। ये भी सिंपल ही है, अगर आप सोच यहाँ पे लगाने की कोशिश करो तो। सबसे पहले हमको जब सभ्यता के बारे में पता चला तो किस तरीके की सभ्यता देखने को मिली हमको? तो पहली चीज तो हमको यही समझ में आ गई। ठीक है, फिर नगरीय के बाद हमको किस चीज के बारे में पता चला? किसके बारे में? लोहे के बारे में पता चला। कांच था, फिर कांच के बाद हमको किसका पता चला? लोहे का पता चला। ठीक है, फिर लोहे के बाद हमको सिक्के मिले। सिक्के बनाना स्टार्ट करा। किस तरीके के सिक्के बनाना स्टार्ट करा? चांदी के, जिनके ऊपर मुद्रा छपी हुई होती थी। तो इसके बाद हमको किस चीज के बारे में पता चला? कि उस टाइम पे चांदी के सिक्के थे। ठीक है, तो सबसे पुरानी चीज हमको क्या पता चली? कि कैसा संस्कृति थी? नगर संस्कृति थी। फिर इसके बाद हमको पता चला कि उस एज के हिसाब से फिर हमारे क्या पुराना है? लोहा पुराना है, लोहे का हल पुराना है। फिर इसके बाद जो सिक्के मिले वो किस नंबर पे आते हैं? तीसरे नंबर पे। और सबसे लास्ट में हमको क्या पता चला? कि सबसे लास्ट में कौन सी चीज फाइंड आउट हुई थी, वहां पे उस टाइम पे आई थी? वो थे हमारे सोने के सिक्के। तो हमारा ऑप्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। बोल सकते हो कि 4-3-2-1। तो हमारा क्या हो गया? ये चीज क्लियर हो गई? ऐसे में मैंने क्रोनोलॉजी बताई, तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से 4 पहले नंबर पे आएगा, फिर 3 दूसरे नंबर पे आएगा, 2 फिर थर्ड नंबर पे आएगा, और 1 हमारा लास्ट में आएगा। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? ये चीज क्लियर हो गई? तो क्रम के हिसाब से हमको क्या बताना था इसमें? कि चीजें कौन कौन सी कितनी पुरानी है। तो सबसे पहले पुरानी जो है हमारी कैसी है? अर्बन कल्चर है। ठीक है, फिर इसके बाद हमको क्या देखने को मिलता है? आयरन का, बोल सकते हो कि आयरन प्लग देखने को मिलता है, हल देखने को मिलता है जो लोहे से बना हुआ है। फिर हमको चांदी की मुद्राएं देखने को मिलती है।
ठीक है, सिक्के देखने को मिलते जिनके ऊपर मुद्रा क्या होती थी, छपी हुई होती थी, स्टक्ड होती थी। फिर इसके बाद हमको क्या देखने को मिलते हैं, सिक्के देखने को मिलते हैं। किसके सिक्के, सोने के सिक्के। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गया। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी वो फैक्ट समझ लेते हैं। द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया, द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इज फेमस फॉर अर्बन प्लानिंग। किस तरीके की प्लानिंग के लिए फेमस था, ठीक है, कैसा नगर मतलब कैसी संस्कृति थी, नगर संस्कृति थी हमारी। इसके बाद क्या बताया था, बेसिक मटेरियल ऑफ द टाउन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किस किस जगह से हमको देखने को मिलता है, हड़प्पन से, वो मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, श्रोतादा और बनावली, ये हमारी साइट्स का नाम है। इसके बाद द सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली इज ब्रॉन्ज एज, कैसी एज की थी, कांच बोल सकते हो कि काल की थी या ब्रॉन्ज एज की थी। फिर ब्रॉन्ज के बाद हमारे पास किसकी नॉलेज आई, आयरन की नॉलेज आई। कब आई, वैदिक पीरियड में। ये चीज क्लियर हुई। वैदिक पीरियड में हमके पास किसकी, लोहे की आई। तो उस टाइम पे वो जो आप बोल सकते हो कि टाइमलाइन क्या थी हमारी, 1000 बीसी के आसपास, मतलब 1000 बीसी ईसा पूर्व की बात हो रही है। दिस हैपेंड इन द ओल्डेस्ट कॉइन स्टक इन इंडिया डेट टू द 6th century BC, मतलब कि हमको लोहे के सबूत कब मिले थे, 1000 बीसी में मिले थे। और वहीं पे अगर चांदी के सिक्कों की बात करें तो उसके सबूत हमको कब मिले थे, 2nd century BC में मिले थे, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में मिले थे। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद द फर्स्ट गोल्ड कॉइन वाज इशूड इन इंडिया बाय द इंडो ग्रीक रूलर, ठीक है, किसके कारण, किसने किया था उस टाइम पे इशू, सोने के सिक्के को इशू किसने करा था, आपके बोल सकते हैं इंडो ग्रीक ने करा था या यमन लोगों ने करा था, इंद यमन लोगों ने। कब करा था, 2nd century BC में। दोज नंबर इंक्रीज ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड, मतलब कि सोने के सिक्के क्या बोल सकते हो कि नंबर कब बढ़ा था, ज्यादातर सोने के सिक्के किस पीरियड में हम लोग यूज करते थे, कुषाण पीरियड में यूज करते थे। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया सबको। तो हमारा आंसर क्या था, 4321। चलिए क्या बोला उन्होंने, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए वह एवं नीचे दिए एक सही उत्तर चुनिए, मतलब कि हमको करेक्ट आंसर सुनना है कि कौन सा इनमें से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सिंपल सा ही है। ज्यादातर लोग ए बता रहे हैं, निकिता धाकड़, प्रियंका पाल, अंशुल साहू, गजेंद्र प्रजापति, रिंकू सुमन। अभी इतने एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद हमारे पास इतनी नॉलेज तो है ना कि इसको हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, स्टेटमेंट को बता सकते हैं। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये साइट्स के बारे में तो हमको पता ही है, मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर और कालीबंगा इंडस वैली की इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो पहली चीज तो सही है ना, कोई दिक्कत है नहीं है। इसके बाद क्या है, हमने क्या पढ़ा था, उस हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों से जल के साथ नियोजन शहरों का विकास किया था। मतलब कि उस टाइम पे हम लोगों को रोड भी देखने को मिली थी और नाले मतलब कि ड्रेन्स देखने को भी मिले थे। तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया। ये चीज क्लियर हुई। फिर इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि हड़प्पा के लोगों को धातुओं का प्रयोग का पता नहीं था। अब यहां पे किसकी बात हो रही है, धातु, धातु मतलब कि मेटल। क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों को किसी भी धातु के बारे में पता नहीं था, किस धातु के बारे में पता था, ये चीज क्लियर हो गई। हमने अभी पढ़ा है कि कांच वो युग था, मतलब कि ब्रॉन्ज एज थी, तो मतलब उनको ब्रॉन्ज के बारे में पता था ना, जब भी तो ब्रॉन्ज बोला। अब किसी भी मेटल के बारे में ऐसा नहीं था कि किसी भी मेटल, उनको ब्रॉन्ज के बारे में पता था। अगर यहाँ पे लोहा लिखा होता तो वो सही हो जाता कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों को लोहे के बारे में पता नहीं था, तो वो स्टेटमेंट सही हो जाता, तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते। पर ये वाला स्टेटमेंट हमारे लिए क्या है, ये चीज समझ में आई सबको, ये चीज क्लियर हो गई। तो इतने एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी अगर आ जाते हैं तो हमारे को सॉल्व करने हैं।
ये चीज क्लियर हो गई। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ही ज्यादातर लोगों को में क्या आती है, दिक्कत आती है। अगर फैक्ट बेसिस पे है तो नॉर्मली हम लोग उन चारों में से एक ऑप्शन को देख सकते हैं, पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। और अगर स्टेटमेंट में एक चीज भी इधर उधर हो गई ना, तो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन ही बदल जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे मेटल की जगह आप बोल सकते कि आयरन आ जाता, यूज ऑफ आयरन आ जाता, कि आयरन का यूज करना उनको नहीं आता, मतलब आता था या नहीं आता था, तो पूरा क्वेश्चन बदल जाता। इसलिए इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना था। द पीपल और हड़प्पा डिड नॉट नो द यूज ऑफ मेटल, मतलब कि कोई भी धातु के बारे में उनको पता नहीं था। पर उनको उस टाइम पे हमको पता है कि ब्रॉन्ज के बारे में तो पता था, जब भी तो कांच को वो युग बोला जाता है, ब्रॉन्ज एज बोला जाता है। ये चीज क्लियर हो गई। तो इससे हमारा आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला। ये चीज क्लियर हो गई। जिन लोगों ने भी ए आंसर दिया था वो सही है। ये चीज पढ़ लेते हैं एक बार। हरप्पा, मोहनजोदारो, रोपर, रोतल एंड कालीबंगा आर द मेजर सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन द साइंदेव सिविलाइजेशन रोड इंटरसेक्टेड ईच अदर एट द राइट एंगल। कि मतलब आपने राइट एंगल के बारे में पता है कि दोनों रोडों को किस तरीके से मिला, मतलब ऐसा बनाया जाता था कि दोनों कैसे मीट करे, 90 डिग्री एंगल पे मीट करे। ठीक है। इसके बाद वो लोग क्या करते थे, तो जो भी रोड बनाते थे, पेड ड्रेन्स, मतलब कि रोड के दोनों तरफ क्या बनाते थे वो लोग, नालियां बनाते थे। कि जो भी रोड पे पानी आ रहा है तो पानी जो है वो नाली की तरफ, मतलब तरफ से बहता चला जाए। और क्या बनाते थे, पेव्ड ड्रेन्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ रोड, रोड के दोनों तरफ नाली बनाते थे। कवर्ड विथ लार्ज ब्रिक ऑफ स्टोन ब्लॉक्स, जो कि किससे कवर्ड रहती थी, बड़े बड़े पत्थरों से कवर्ड रहती थी। ये चीज क्लियर हो गई। और गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरीज वाज मेड एट दिस टाइम एंड ब्रॉन्ज वाज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग टिन एंड कॉपर। ये चीज क्लियर हो गई। तो हमारा सही आंसर क्या था, पहला और दूसरा। जिन लोगों ने फर्स्ट आंसर ए आंसर दिया था वो सही है। अभी हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। It was a predominantly a secular civilization and in it the religious element through present was not dominant। मतलब कि उस टाइम पे जो भी लौकिक सभ्यता थी उसमें धार्मिक तत्व तो था, पर उसको डोमिनेंटली फॉलो नहीं किया जाता था। कि कट्टरता नहीं थी कि आप अगर धार्मिक हो तो उसको फॉलो ही करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गई। पहला स्टेटमेंट हमको इसके बारे में बताता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, इन दैट पीरियड क्लॉथ्स वेर मेड फ्रॉम कॉटन इन इंडिया। कि जो भी कपड़े बनाए जाते थे, वस्त्र बनाए जाते थे भारत में, वो किससे बनाए जाते थे, कपस से बनाए जाते थे। तो सही आंसर करिए सभी। पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया ना सब लोगों को, कि धार्मिक तत्व था उस टाइम पे, कि रिलीजियस सेंटिमेंट तो था, पर कैसा नहीं था, वर्चस्वशाली नहीं था, कि इतना डोमिनेंट नहीं था उस टाइम पे। चलिए फैक्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। In the context of the Indus Valley civilization, it is generally believed that it was the predominantly a secular civilization। secular civilization मतलब कि कोई ऐसा धर्म नहीं था स्पेसिफिक, सभी मतलब कि एक धर्म नहीं था उस टाइम पे, पर जैसी मतलब धार्मिक तत्व था उस टाइम पे। ये चीज क्लियर हो गई। एक धर्म नहीं था कि बोल सकते हो कि कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, इस तरीके का कोई धर्म, मतलब उस टाइम पे एक धर्म नहीं था। धर्म कैसे थे, धर्म का तत्व था उस टाइम पे, फैक्ट था हमारे पास, पर वो कैसा नहीं था, वर्चस्वशाली भी नहीं था, कि उस टाइम पे वर्चस्व हो उस टाइप का, वो डोमिनेंट हो। ठीक है, लोग मानते थे अपने स्तर पे, उसको मानते थे। ये चीज क्लियर हो गई। और उस टाइम पे हमको एविडेंस भी मिले हैं, किस चीज के, कपास के। कि उस टाइम पे जो वस्त्र बनाए जाते थे वो किसके बनाए जाते थे, कपास के बनाए जाते थे। तो मतलब कौन सा हमारे ऑप्शन में दोनों के दोनों सही है। पहला वाला भी उन्होंने बताया कि सेकुलर सिविलाइजेशन थी, और सेकुलर सिविलाइजेशन होने के बाद भी बोल सकते हो कि डोमिनेंट नहीं थी इतनी, ठीक है, वर्चस्वशाली नहीं थी। और दूसरी चीज, उस पीरियड में, उस काल में कपास से बने कपड़े को भी बनाया जाता था। मतलब कि जो भी कपड़े बनते थे, वस्त्र बनते थे, वो सारे के सारे वस्त्र किससे बनते थे, कपास से बनते थे। तो दोनों आंसर हमारे सही है। तो 1 और 2 सही है। जिनका भी सी ऑप्शन जिन्होंने दिया था वो सही है। ठीक है, चलिए इसको जोड़ते हैं।
मैचिंग करिए। कोई सी दे रहा है, कोई ए दे रहा है, कोई सी दे रहा है, कोई डी। कोई 1 2 3 4 दे रहा है। ज्यादातर डी देखने को मिल रहा है हमको। चलिए एक बार फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। इसमें सिंपल ही है क्या? सिंपल ही दिया है इसमें। चलिए समझते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता में हमको क्या देखने को मिला? समाधान देखने को मिला या सीमेंट देखने को मिला हमको। ये चीज क्लियर हो गया। हड़प्पा में हमको क्या देखने को मिला? सीमेंट के वहां पे क्या मिले? शार्क्स मिले, कि उस टाइम पे सीमेंट भी एक तरीके से था। ठीक है। दूसरी चीज, लोथल में हमने अभी पढ़ा था, क्या देखने को मिला था वहां पे? ठीक है, डॉक में देखने को मिला था, या बोल सकते हैं कि गोदीवाड़ा हमको देखने को मिला था। ये चीज क्लियर हुई। कालीबंगा में हमको क्या देखने को मिला था? जुता हुआ खेत देखने को मिला था, या प्लग्ड फील्ड देखने को मिली थी। और तीसरी चीज, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में क्या मिला हमको? स्टैचू ऑफ डांसर, नर्तकी की मूर्ति भी हमको वहां पे देखने को मिली थी। ये चीज क्लियर हो गई। अगर इसके हिसाब से हम लोग जोड़ेंगे तो क्या है हमारा आंसर? हमारा डी आंसर है। जिन लोगों ने भी डी दिया था वो सही है। ज्यादातर लोगों ने ही डी दिया था। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोग दो तो डिस्कस कर ही चुके थे, कि लोथल के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, कालीबंगा के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। और मोहनजोदारो तो ऐसा है कि हम लोगों ने सब ने ही, अब स्टार्ट करोगे तो मोहनजोदारो के बारे में ही पढ़ना शुरू किया, तो उसमें हमको पता होना चाहिए कि स्टैचू ऑफ डांसर है। स्टैचू ऑफ डांसर के बारे में हमको पता चलता है। ये चीज क्लियर हुई। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। चलिए, remains of well in houses has been found from which of the following sites in the developed states of Indus Valley? या बोल सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? कि कहां पे, किस स्थल पे घर में कुएं हुआ करते थे? चलिए आंसर कर लिए। आंसर है आपका पहला हड़प्पा ऑप्शन है, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदारो। सभी डी बता रहे हैं, मोहनजोदारो। चलिए इसके बारे में समझते हैं। क्या बताया? अगर हम बुक्स की बात करें तो दो बुक्स में हमको उसका उल्लेख देखने को मिलता है। किसका? घरों में कुएं का, कि उनके में बताया कि किस साइट में घरों में कुएं हुआ करते थे। तो सबसे पहले हम उल्लेख करते हैं, अकॉर्डिंग टू द पेज नंबर 386 220 एडिशन ऑफ जय नारायण पांडेज बुक। क्या, कौन सी बुक लिखी थी उन्होंने? पुरातत्व विमर्श। ये किसकी किताब का नाम है? जय नारायण पांडे की बुक का नाम है। और उन्होंने पेज नंबर भी स्पेसिफाई करके रखा है कि 386 पेज नंबर पे अगर आप जाओगे, किस एडिशन की? 2020 की एडिशन की। तो उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट एवरी हाउसेज इन मोस्ट ऑफ द सिटीज ऑफ इंडस वैली हैज अ प्राइवेट वेल्स। मतलब कि ज्यादातर इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे घरों में क्या देखने को मिलता था? कुएं देखने को मिले थे। और वो भी कैसे? खुद के कुएं, प्राइवेट कुएं होते थे। ठीक है, सामूहिक नहीं बोल सकते कि पूरी सोसाइटी या पूरा मोहल्ला उसको यूज करता था, ऐसा नहीं है। सबके घरों में अपना अपना कुआं हुआ करता था। ये चीज क्लियर हो गई। और वहीं अगर हम दूसरी किताब की बात करें,
अकॉर्डिंग टू आर एस शर्मा's बुक। आर एस शर्मा के बारे में सुना है? आर एस शर्मा, अगर 11 वो आप क्लास 11th की एनसीईआरटी आपने पढ़ी है एंशिएंट हिस्ट्री की, वो किसने लिखी है? आर एस शर्मा के द्वारा ही लिखी गई है वो। अगर पुरानी एनसीईआरटी को जब हम लोग पढ़ते हैं, पुरानी एनसीईआरटी पढ़ने को बोला जाता है ना, एंशिएंट इंडिया जो कि लिखी है किसने? आर एस शर्मा ने लिखी है। उस किताब में भी पेज नंबर 78 पे हमको क्या बताया जाता है? ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेस इन कालीबंगा हैड वेल्स। मतलब कि कालीबंगा ऐसी साइट है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जहां पे क्या हुआ करते थे? कुएं हुआ करते थे। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आया? तो अगर हम हमारी बुकों की बात करें, हिस्टोरियंस की बात करें, तो उनके हिसाब से हमारा आंसर क्या है? क्या आंसर है? पर इसका एक आंसर नहीं है, दो आंसर है। कालीबंगा भी सही है और मोहनजोदारो भी सही है। ठीक है, अगर साक्ष्यों की बात करोगे तो मोहनजोदारो में भी हमको उसके साक्ष्य मिले हैं, और कुछ हिस्टोरियंस की बुक के हिसाब से हमको कालीबंगा का भी ऑप्शन सही लगता है। ये चीज क्लियर हो गई? तो इसके दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। कालीबंगा में भी हमको साक्ष्य मिले हैं, और साथ में हमको किधर पे साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदारो में भी मिले। तो इसका कितने आंसर है? इसके दो ऑप्शंस है। अब आपके क्वेश्चन एग्जाम में जब भी पूछा जाए तो जो भी आपके उसमें ऑप्शन में होगा उसको आपको सही करना है। अगर उस ऑप्शन में कालीबंगा है तो कालीबंगा दिया जाएगा, और अगर मोहनजोदारो है तो मोहनजोदारो को आप टिक करके आओगे। दोनों अगर आते हैं तो फिर वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में थोड़ा बहुत वो कुछ ना कुछ और प्रिंट करके देंगे, सेम टू सेम नहीं होगा। ये चीज क्लियर हो गई? समझ में आ गया? एक जैसा नहीं है। कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब इसका आंसर सही तरीके से हम नहीं बता सकते, पर कुछ बुक्स में आप देखोगे तो कालीबंगा है और कुछ बुक में मोहनजोदारो। आप नेट पे निकालोगे तो अभी नेट पे मोहनजोदारो ही आएगा। इंटरनेट पे सर्च करोगे गूगल पे तो उसमें मोहनजोदारो ही बताएगा। पर कुछ किताबें हमने देखी ना, अगर उस किताबों को आप देखना भी चाहो तो उनके पेज नंबर को जाके देख लेना। उस पेज नंबर में जो हिस्टोरियंस ने और अपनी अपनी हिस्ट्री की बुक में, एंशिएंट हिस्ट्री में लिखा है, उसमें उसके सबूत भी दिए। ये चीज क्लियर हो गई? समझ में आया? ये हमारा सेशन क्लियर हुआ सबको? तो इन एमसीक्यूज में लगभग हमने 15 से 14 15 क्वेश्चंस कल किए थे, और लगभग 13 से 14 क्वेश्चंस हमने आज किए, और उन 28 से 30 क्वेश्चंस ने आपका लगभग पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या बना दिया है? बेस बना दिया है। हमने हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर क्वेश्चन भी नहीं ले पाए तो हमने जितने भी आंसरों के फैक्ट्स पढ़े हैं, आंसर के सॉल्यूशंस पढ़े हैं, उन सॉल्यूशन में हमने सारी की सारी चीजों को कवर किया है। ये चीज क्लियर हो गई? तो ये एसएससी, रेलवे, एमपी पुलिस या जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए सफिशिएंट डाटा है। आप जाके इनको अच्छे से रीड आउट करना है। आपको घर पे जाकर आपको फिर से क्वेश्चंस देखो। अब आपको आंसर तो याद हो गए होंगे, तो आंसर के बाद जो भी फैक्ट्स दिए हैं उनकी नॉलेज को, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को अच्छे से समझना है आपको। ये चीज क्लियर हो गई? हमने इसलिए बताया था कि हर ऑप्शन के अंदर भी आपके क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। ये चीज क्लियर हुई सबको? समझ में आया? तो थैंक यू। ये हमारा सेशन का लास्ट था।